नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैक शील्ड। इस वीडियो में हम टर्मेक्स के इंस्टॉलेशन से लेकर उसमें इस्तेमाल होने वाले पावरफुल हैकिंग टूल्स जैसे रैट, वेब सर्वर, ngrok, nmap और मेटास्प्लॉइट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको इन टूल्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स और हैंड्स ऑन डेमोस भी दिखाने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें दिखाए गए कॉन्सेप्ट्स का मकसद आपको एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को समझाना है। ध्यान रखें, इस नॉलेज का गलत उपयोग इलीगल है और ये कानूनन दंडनीय अपराध है। हमेशा एथिकल रहें और इसे केवल ऑथराइज्ड टेस्टिंग और लर्निंग के लिए ही इस्तेमाल करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानते हैं टर्मेक्स है क्या। असल में टर्मेक्स एक टर्मिनल एमुलेटर है जो आपके एंड्रॉइड फोन को लिनक्स जैसा इन्वायरमेंट देता है। ये एथिकल हैकर्स, लिनक्स लर्नर्स और डेवलपर्स के बीच काफी पॉपुलर है क्योंकि ये ओपन सोर्स है और इसे इस्तेमाल करने के लिए फोन को रूट करने की जरूरत नहीं। इसमें डेबियन जैसा पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे आप नए टूल्स आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और सबसे खास ये लाइट वेट है जिससे आपके फोन की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं टर्मेक्स को इंस्टॉल करने की। प्रोसेस काफी आसान है लेकिन मैं आपको हर स्टेप डिटेल में बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए जल्दी से हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। अगर आपका फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पर है तो आपको टर्मेक्स इंस्टॉल करना बहुत ही आसान लगेगा। बस प्ले स्टोर खोलें और टर्मेक्स सर्च करें, आपको तुरंत ये एप्लीकेशन दिख जाएगी। ये उनके लिए भी बड़ी खबर हो सकती है जो सोच रहे थे कि टर्मेक्स केवल पुराने तरीके से ही इंस्टॉल हो सकती है। अब ये भी 30 अक्टूबर 2024 को टर्मेक्स का एक नया वर्जन गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च हुआ है, जिससे ये अब एंड्रॉइड के नए वर्जन्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पे ही अवेलेबल है। यहाँ हम सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करने पे एक लिनक्स जैसा इंटरफेस दिखेगा जो काफी सिंपल और पावरफुल है। लेकिन हर फोन इतना लकी नहीं होता। जैसे मेरे पुराने फोन में जब मैंने प्ले स्टोर पर टर्मेक्स सर्च किया तो जवाब आया, लुकिंग फॉर टर्मेक्स, दिस ऐप वोंट वर्क फॉर योर डिवाइस। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो घबराइए मत। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा विकल्प है। हम यूज करेंगे F-Droid का। F-Droid एक ओपन सोर्स ऐप स्टोर है जहां से आप टर्मेक्स का सबसे कंपैटिबल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस अल्टरनेटिव वे से टर्मेक्स को इंस्टॉल करने का तरीका भी देखते हैं। F-Droid से टर्मेक्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें F-Droid की वेबसाइट खोलनी होगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मैं यहाँ से सबसे कंपैटिबल एपीके डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए हमारा एपीके डाउनलोड हो रहा है। अब प्ले स्टोर या F-Droid से टर्मेक्स डाउनलोड करना तो बस एक शुरुआत है। ये तो वैसा ही है जैसे मूवी के ट्रेलर को देखकर एक्साइटेड हो जाना। असली मजा तो पूरी फिल्म में है। वैसे अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस आसान लग रहा है तो एक इजी पीजी कमेंट जरूर ड्रॉप करें। और देखिए इसी बीच हमारा एपीके डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं तो हमारे फोन के सिक्योरिटी सेटिंग्स इसे इंस्टॉल नहीं होने देंगी। इसके लिए हमें एक सेटिंग चेंज करना होगा। अगर आपको पता है कि वो सेटिंग कौन सी है तो आप कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये सेटिंग है अलाउ फ्रॉम अननोन सोर्सेस। तो चलिए हम इसे जल्दी से इनेबल कर लेते हैं और अब हम अपना इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। देखिए हमारा एपीके इंस्टॉल हो चुका है। हमने दोनों तरीके से टर्मेक्स का एपीके इंस्टॉल कर लिया। अब जब हमने टर्मेक्स को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, अगला कदम है इसे सही तरीके से सेटअप करना। टर्मेक्स को सिर्फ इंस्टॉल करना काफी नहीं है, इसे पावरफुल और आपके काम के लिए परफेक्ट बनाना जरूरी है। तो अब बात करने वाले हैं हम उन 13 स्टेप्स की जो टर्मेक्स को सुपरचार्ज कर देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इन स्टेप्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला और जरूरी काम है टर्मेक्स को आपके फोन की स्टोरेज एक्सेस देना ताकि आप फाइल और डेटा को सही तरीके से मैनेज कर सकें। इसके लिए कमांड है termex-setup-storage। यह कमांड आपकी डिवाइस की स्टोरेज को टर्मेक्स से लिंक कर देगा। याद रखें यह कदम अनिवार्य है अगर आप टर्मेक्स में फाइल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। दूसरा और जरूरी स्टेप है टर्मेक्स को अपडेट और अपग्रेड करना। इसके लिए टाइप करें pkg update and pkg upgrade। यह कमांड आपके टर्मेक्स के सभी पैकेजेस को लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड कर देती है। ऐसा करने से आपको नए फीचर्स और बग फिक्सेस मिलते हैं। वैसे तो टर्मेक्स का डिफॉल्ट बेस सेल है, लेकिन ZSH एक पावरफुल और ज्यादा कस्टमाइजेबल ऑप्शन है। तो अपने तीसरे स्टेप में हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए कमांड है pkg install ZSH। इसके बाद oh my ZSH इंस्टॉल करेंगे जिससे आपकी सेल प्रोफाइल शानदार दिखे और काम आसान हो जाए। किसी भी प्रोग्रामर के लिए पाइथन और गिट जरूरी टूल्स हैं। पाइथन में आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और गिट आपके प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में मदद करता है। तो चलिए जल्दी से इन्हें भी इंस्टॉल कर लेते हैं। pkg install python git। अब आप पाइथन प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और गिट के जरिए गिटहब रिपोजिटरीज को मैनेज कर सकते हैं।
तो अब बारी आती है टेक्स्ट एडिटर की। आपको कोडिंग के लिए एक बढ़िया टेक्स्ट एडिटर चाहिए। इसके लिए आप नैनो या विम इंस्टॉल कर सकते हैं। हम यहाँ विम इंस्टॉल करने वाले हैं। कमांड है pkg install vim। इनसे आप टर्मेक्स में डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं या फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 6 में हम wget और curl इंस्टॉल करेंगे। कमांड वही पैकेज इंस्टॉल wget curl। इन टूल्स की मदद से आप स्क्रिप्ट्स और फाइल्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है टर्मेक्स एपीआई सेट करना। जी हाँ, टर्मेक्स एपीआई से आप अपने फोन के हार्डवेयर जैसे कैमरा, बैटरी स्टेटस, लोकेशन आदि को एक्सेस कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड यूज कीजिए pkg install termex-api और प्ले स्टोर या ऐप ड्रॉइड से टर्मेक्स एपीआई ऐप भी डाउनलोड कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप है SSH और OpenSSH इंस्टॉल करना। अगर आप अपने फोन को किसी और डिवाइस से कंट्रोल करना चाहते हैं तो SSH सेट करना बेहद फायदेमंद है। इसके लिए कमांड है pkg install OpenSSH। इसके बाद आप अपने फोन को एक सर्वर की तरह एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम tmux इंस्टॉल करेंगे। tmux एक टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर है जिससे आप एक ही टर्मिनल पर कई सेशंस चला सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए कमांड है pkg install tmux। अब आप एक ही स्क्रीन पर कई काम एक साथ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है नेटवर्क टूल्स इंस्टॉल करने की। नेटवर्क एनालिसिस के लिए ये टूल्स बहुत ही जरूरी होते हैं। तो पहले मैं इंस्टॉल करता हूं नेट टूल्स। कमांड है pkg install net tools। और अब बारी आती है nmap की। इसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा pkg install nmap। ये टूल्स एथिकल हैकिंग और नेटवर्किंग के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि nmap क्या है और इससे क्या किया जा सकता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन्हें जरूर देखें। इस स्टेप में हम टर्मेक्स का डिफॉल्ट डायरेक्टरी सेट करेंगे। अपनी सुविधा के लिए टर्मेक्स का डिफॉल्ट डायरेक्टरी जरूर बदलें। इसके लिए bashrc फाइल को एडिट करना होगा। कमांड है vim bashrc। फिर यहाँ cd के साथ डिजायर्ड डायरेक्टरी का लोकेशन ऐड करें। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आने वाली है। टर्मेक्स में बार बार लंबी लंबी कमांड्स लिखने के बजाय आप उनकी जगह पे एलियास सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको bashrc फाइल में एडिट करना होगा। यहाँ आप अपने कमांड का एलियास सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलियास ll इक्वल्स टू ls-la। तो जब भी मैं अब अपने टर्मिनल में ll कमांड टाइप करूंगा तो ये फुल स्क्रिप्ट ls-la को रन करेगा। तो आप सारी बड़ी बड़ी कमांड्स के लिए ऐसे एलियास सेट कर सकते हैं ताकि आपको काफी सुविधा हो और आपका समय भी बचे। आखिरी लेकिन बेहद जरूरी काम है बैकअप। अपने टर्मेक्स डेटा को बैकअप करना ना भूलें। इसके लिए आप rsync या tar का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब टर्मेक्स का इंस्टॉलेशन हो चुका है, चलिए इसके बेसिक्स को समझते हैं। टर्मेक्स में सही नेविगेशन आपकी पहली स्किल होनी चाहिए। इमेजिन कीजिए आप एक टूल को रन करना चाहते हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो फाइल कहाँ है। यही मेस अवॉइड करने के लिए नेविगेशन कमांड्स आते हैं। सबसे पहले वेयर एम आई। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा pwd कमांड से। ये कमांड आपको बताएगा कि आप करेंटली किस डायरेक्टरी में हो। यानी इस कमांड से आप अपनी करंट लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि आप जिस डायरेक्टरी में हो उसमें कौन कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स मौजूद हैं तो इसके लिए आप ls कमांड का यूज करोगे। ls उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट करता है। इसके साथ डैश ऑप्शन यूज करके आप हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट है डायरेक्टरी चेंज करना। यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए आप cd कमांड का यूज करते हो। आप पेरेंट डायरेक्टरी में वापस जाने के लिए cd डॉट का यूज कर सकते हो। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप /etc फोल्डर को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए वहाँ पे आपको कौन कौन से हिडन ट्रेजर्स मिलते हैं और जल्दी से कमेंट्स में बताइए। अब बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की, जो टर्मेक्स या लिनक्स में एक जरूरी स्किल है। यह स्किल आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे। इसके लिए हम टच कमांड का यूज करेंगे। कमांड है टच फाइल नेम। यहाँ मैंने फाइल का नाम abc.txt रखा है। अब चेक करते हैं कि फाइल क्रिएट हुई या नहीं। इसके लिए ls कमांड रन करते हैं और देखिए यह रही हमारी फाइल abc.txt। कितना सिंपल है ना। अब आ रही है फोल्डर बनाने की। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम mkdir कमांड यूज करेंगे। चलिए एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा xyz। कमांड है mkdir xyz और हमारा फोल्डर बन चुका है। इसे कंफर्म करने के लिए हम फिर से ls कमांड चलाते हैं और यह रहा हमारा नया फोल्डर xyz। अब हम फाइल abc.txt को फोल्डर xyz के अंदर मूव करेंगे। इसके लिए हम mv कमांड का यूज करेंगे। कमांड है mv abc.txt xyz। कमांड रन करते ही फाइल फोल्डर के अंदर मूव हो जाएगी। चलिए कंफर्म करते हैं ls xyz। देखिए यह रही हमारी फाइल abc.txt फोल्डर xyz के अंदर।
अगर आपको पूरे फोल्डर को किसी दूसरी लोकेशन पर मूव करना है तो भी आप mb कमांड का यूज कर सकते हैं। बस फोल्डर का नाम और डेस्टिनेशन पाथ स्पेसिफाई करना होगा। अब एक और जरूरी कमांड डिलीट करने की, लेकिन ध्यान दीजिए यह कमांड सोच समझकर यूज करना है क्योंकि यह परमानेंट होती है। मान लीजिए हमें abc.txt को डिलीट करना है तो इसके लिए कमांड है rm abc.txt। लेकिन ध्यान रखें इस कमांड के बाद फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है और इसे रिकवर नहीं किया जा सकता, इसलिए डिलीट करने से पहले डबल चेक करें। तो इस सेक्शन में हमने 4 चीजें सीखी: फाइल क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज और मूव करना, और फाइल्स को डिलीट करना। तो अब आपकी बारी है। टर्मिक्स में एक फाइल और फोल्डर बनाइए, उन्हें मूव और डिलीट करने की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी लर्निंग्स कमेंट में शेयर कीजिए। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वैसे अगर आप एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है टॉप 15 कमांड्स एवरी एथिकल हैकर शुड नो। आप उसे जरूर चेक करें और देखें कौन से कमांड्स आप टर्मिक्स में रन कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट्स में बताइए कि आप उनमें से किस कमांड को टर्मिक्स में रन नहीं कर पाए। तो हमारा तीसरा सेक्शन है नेटवर्किंग कमांड्स का। हैकिंग और ट्रबल शूटिंग में नेटवर्किंग कमांड्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए टर्मिक्स में इनका यूज सीखते हैं। सबसे पहला कमांड है पिंग। यह कमांड आपके इंटरनेट कनेक्शन और लेटेंसी को चेक करता है। साथ ही आप इसे ये भी चेक कर सकते हो कि आपका सिस्टम किसी पर्टिकुलर आईपी या सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। अब सोचिए अगर आपको प्रोग्रामेटिकली किसी फाइल को डाउनलोड करना हो तो आप क्या करेंगे। इसके लिए हम wget कमांड का यूज करते हैं। कमांड सिंपल है, wget URL ऑफ फाइल। यह फाइल डाउनलोड करने का सबसे तेज तरीका है। अब अगर आपको नेटवर्क इन्फो चेक करना है तो इसके लिए आप ifconfig कमांड का यूज करते हैं। यह आपके डिवाइस की आईपी, मैक एड्रेस और एक्टिव कनेक्शंस को दिखाता है। यहाँ हमारी परमिशंस कुछ लिमिटेड हैं, इसलिए हमें उतनी इन्फो नहीं दिखी है जितनी दिखनी चाहिए। चैप्टर 1 में हमने टर्मिक्स को अपडेट किया था और कुछ जरूरी टूल्स जैसे नैनो, पाइथन और कर्ल इंस्टॉल किए थे। अब बारी है इन टूल्स के एडवांस्ड यूज केसेस को एक्सप्लोर करने की। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं नैनो से, जो कि एक पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है। नैनो को सिर्फ फाइल्स एडिट करने के लिए ही नहीं बल्कि स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए जल्दी से एक बैश स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके लिए कमांड है nano myscript.sh। हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं जल्दी से इसमें एक स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अब इस स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए मैं Ctrl+O दबाऊंगा, फिर एंटर प्रेस करूंगा। अब बाहर आने के लिए Ctrl+X और हमारी स्क्रिप्ट बनके तैयार है। चलिए इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। इसके लिए कमांड है bash myscript.sh और देखिए हमारा बैश स्क्रिप्ट रन हो गया। तो नैनो को यूज करके स्क्रिप्ट्स लिखना और रन करना कितना आसान है ना? अब बात करते हैं पाइथन की और देखते हैं इसे ऑटोमेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम पाइथन इंटरप्रेटर को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम अपने टर्मिनल में टाइप करेंगे पाइथन और इंटर प्रेस करेंगे और देखिए हमारा पाइथन इंटरप्रेटर ओपन हो चुका है। अब एग्जांपल के लिए हम इसमें एक छोटा सा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं फॉर लूप के यूज से, जो 2 का टेबल प्रिंट करेगा। हमने आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आप इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा। हो सकता है आपका सोल्यूशन अगले वीडियो में फीचर हो। यहाँ मैंने 2 लाइन का कोड लिख दिया है और अब मैं इसे रन करता हूँ और देखिए इसने 2 का टेबल प्रिंट कर दिया। यह कोड रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने का एक छोटा सा डेमो है। पाइथन का यूज करके हम बड़े बड़े ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं। लेकिन पाइथन सिर्फ ऑटोमेशन तक सीमित नहीं है, इसकी कैपेबिलिटीज इससे कहीं ज्यादा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पाइथन का एक जबरदस्त यूज केस, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो आपको टारगेट डिवाइस पर फुल कंट्रोल देता है। तो चलिए इस एडवांस सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम सर्वर साइड कोड लिखेंगे। सर्वर का काम सिंपल है, एक पोर्ट ओपन करना और किसी क्लाइंट के कनेक्ट होने का वेट करना। इसके लिए हम सॉकेट लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं और अब सॉकेट लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने का बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आप पहले उस लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें। यहाँ बाइंड मेथड की सहायता से मैं इसे एक पोर्ट असाइन कर देता हूँ। मैं पोर्ट 1 2 3 4 ले रहा हूँ। आप कोई भी पोर्ट ले सकते हैं जो ऑक्यूपाइड ना हो। यहाँ लिसन मेथड की मदद से मैं इसको बता रहा हूँ कि यह केवल एक ही कनेक्शन एक्सेप्ट करे। अब चलिए एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट करा देते हैं जिससे ये पता चले कि हमारा कोड एक्सिक्यूट हो रहा है। अब हम फाइनली एक्सेप्ट मेथड की सहायता से कनेक्शंस के लिए वेट करेंगे और जैसे ही कोई क्लाइंट कनेक्ट करता है सर्वर उसे एक्सेप्ट करेगा। तो चलिए इसका भी हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं और हमारा सर्वर बनके तैयार हो गया। और अब हम सॉकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब बारी आती है क्लाइंट की। यहाँ भी हम वही सॉकेट लाइब्रेरी यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब सॉकेट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं ताकि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन शुरू किया जा सके। फिर कनेक्ट मेथड की सहायता से हम क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट कराएंगे। लेकिन रुकिए, कनेक्शन के लिए हमें सर्वर की आईपी चाहिए होगी।
आप मुझे कमेंट्स में बताइए सर्वर की आईपी चेक करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, इफ कॉन्फिग। ये रहा हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस। इसे अब क्लाइंट कोड में यूज करते हैं। पोर्ट भी याद है, हमने रखा था 1234। तो चलिए आईपी और पोर्ट डालकर कनेक्शन को सेटअप करते हैं और एक मैसेज भी प्रिंट करवा लेते हैं। अंत में सॉकेट को क्लोज कर देते हैं ताकि रिसोर्सेज फ्री हो जाए और हमारा क्लाइंट बनके तैयार है। अब बारी है टेस्टिंग की। सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट हो चुका है और अब ये कनेक्शन का वेट कर रहा है। सब कुछ ठीक लग रहा है, तो चलिए अब क्लाइंट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है या नहीं। और ये देखिए, क्लाइंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्लाइंट की आईपी क्या है। ये रही क्लाइंट की आईपी। सर्वर और क्लाइंट का कनेक्शन सही तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है। और अब हम आगे बढ़ेंगे जहां सर्वर और क्लाइंट के बीच पहला मैसेज एक्सचेंज सेटअप करेंगे। तैयार हैं? तो चलिए कोडिंग को शुरू करते हैं। अब सर्वर को क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक इनफिनिट लूप बनाएंगे ताकि सर्वर लगातार मैसेज भेजे और रिसीव कर सके। इनपुट फंक्शन से हम सर्वर साइड यूजर से एक मैसेज लेंगे, फिर से सेंड मेथड की मदद से क्लाइंट को भेजेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे मैसेज को भेजने से पहले इनकोड करना जरूरी होता है ताकि वो बाइट फॉर्मेट में जाए। अब क्लाइंट से रिस्पॉन्स पाने के लिए हम RECV मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बफर साइज हम 1024 सेट करते हैं और डेटा को डिकोड कर लेते हैं। अंत में हम इस मैसेज को प्रिंट कर देंगे। बस इतना ही। अब सर्वर की तरफ से मैसेजिंग सेटअप तैयार है। अब क्लाइंट साइड पर मैसेजिंग फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। क्लाइंट का काम होगा सर्वर से मैसेज रिसीव करना और उसका रिस्पॉन्स भेजना। यहाँ पे भी हम इनफिनिट लूप का इस्तेमाल करेंगे। रिसीव फंक्शन से हम सर्वर का मैसेज रिसीव करेंगे और फिर उसे डिकोड करके रीडेबल बना लेंगे, फिर इसे प्रिंट कर देंगे। अब यूजर से रिस्पॉन्स लेने के लिए हम इनपुट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इस रिस्पॉन्स को सेंड से वापस सर्वर को भेज देंगे। और इसे सेंड करने से पहले इसे इनकोड करना जरूरी है, आप जानते हैं। अब सर्वर और क्लाइंट दोनों के बीच मैसेजिंग का बेसिक सेटअप तैयार हो गया है। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ हम सर्वर और क्लाइंट को पैरेलल रन करेंगे और देखेंगे कि सब स्मूथ चलता है या नहीं। और ये रहा, हमारे सर्वर और क्लाइंट के बीच मैसेजेस का सक्सेसफुल आदान प्रदान हो रहा है। सिंपल एंड इफेक्टिव है ना? अब हम इसे फाइनल स्टेज में ले जाएंगे, यानी कमांड्स एग्जीक्यूट करने की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। ये फंक्शनैलिटी क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन को और भी मजबूत बनाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस स्किल का उपयोग सिर्फ ऑथराइज्ड टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग के लिए ही करें। किसी भी सिस्टम या नेटवर्क को बिना अनुमति के एक्सेस करना इलीगल है और ये कानूनन दंडनीय अपराध भी है। तो चलिए हम पहले सर्वर कोड को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ हमें कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को बदल देते हैं। मैसेज को कमांड कर देते हैं और रिस्पॉन्स को आउटपुट कर देते हैं। बस हम तैयार हैं। अब बारी आती है क्लाइंट को अपग्रेड करने की। यहाँ हमें एक एडिशनल लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, वो है OS लाइब्रेरी। तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए हम OS लाइब्रेरी का popen मेथड यूज करेंगे और रीड मेथड से हम इसके आउटपुट को रीड कर लेंगे आउटपुट वेरिएबल में। अब इसे वापस सेंड मेथड से हम भेज देंगे सर्वर को। यही बेसिक रैट की कोर फंक्शनैलिटी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी PDF हैक वाली वीडियो भी जरूर देखें, जहां हमने रैट डिलीवरी का प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। दोनों साथ में देखने पर पूरा फ्लो आसानी से समझ आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो अब बारी है फाइनल टेस्टिंग की। चूंकि हमारा क्लाइंट विंडोज मशीन पर है तो हम विंडोज स्पेसिफिक कमांड्स को ही टेस्ट करेंगे। पहले हम dir कमांड भेजते हैं और ये रहा आउटपुट। अब एक और इंपॉर्टेंट कमांड टेस्ट करते हैं, सिस्टम इन्फो। देख सकते हैं क्लाइंट पे कैसे इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है और फाइनली हमारे सर्वर पे आउटपुट आ चुका है और इसने सिस्टम के सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। जैसा कि आपने देखा, कमांड्स एग्जीक्यूट करना और उनका आउटपुट सर्वर पर वापस पाना कितना स्मूथ और पावरफुल है। लेकिन ध्यान रखें, ये सब केवल एथिकल और ऑथराइज्ड सिनेरियोज में ही करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस स्ट्रिक्टली इलीगल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, खासकर उनके साथ जो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों, पाइथन रेड से आपने देखा कि टारगेट डिवाइस पर कंट्रोल कैसे लिया जा सकता है। लेकिन पेलोड्स या फाइल्स को टारगेट तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। यहीं पर आता है वेब सर्वर। टर्मेक्स में इसे सेटअप करके फाइल्स को इजीली होस्ट और सर्व किया जा सकता है। तो चलिए वेब सर्वर सेटअप करना सीखते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने टर्मेक्स स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे जहां हमारी वेबसाइट की फाइल्स रहेंगी। मैं सर्वर नाम का एक फोल्डर बना लेता हूं। तो हमारा फोल्डर बन चुका है और हम फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब बारी है एक सिंपल HTML फाइल बनाने की। ये फाइल हमारे वेब पेज का कंटेंट दिखाएगी। इसके लिए हमें कोड यूज करना है, nano index.html। हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें जल्दी से सिंपल HTML कोड लिख लेते हैं। इसके बाद इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास हमारा पहला वेब पेज रेडी है। अगर आप HTML कोड लिखने की जगह किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट का कंटेंट अपने सर्वर पर लाना चाहते हैं तो टर्मेक्स में आप wget टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए मैं अपनी वेबसाइट को क्लोन करके दिखाता हूँ। ध्यान रखें, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। आप किसी भी वेबसाइट का अनएथिकल क्लोन तैयार न करें। तो हमारा कमांड रन कर रहा है। इससे पूरी वेबसाइट का कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा जिसे हम अपने वेब सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। काफी कूल है ना? यहाँ एक फोल्डर बन गया है और पूरी वेबसाइट उसमें क्लोन हो चुकी है। अब जब हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं तो बारी आती है अपने वेब सर्वर को स्टार्ट करने की। इसके लिए हम पाइथन के बिल्ट इन फीचर का यूज करने वाले हैं। आप बस मेरे साथ फॉलो करें। कमांड है python-m http.server and port। और बस हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब ये फोन एक प्रॉपर वेब सर्वर की तरह रेडी है। तो अगला स्टेप है इस सर्वर को हमारे लोकल नेटवर्क में एक्सेस करना। इसके लिए हमें अपने सर्वर की आईपी पता होनी चाहिए। तो चलिए if config का यूज करके हम इसकी आईपी देख लेते हैं। ये रही आईपी। अब जैसे ही अपने नेटवर्क के किसी दूसरी डिवाइस के ब्राउजर में इस आईपी को हम पोर्ट के साथ टाइप करेंगे, वाओ, हमारा वेब पेज लाइव हो चुका है। चलिए हम अपनी क्लोन वेबसाइट को भी लाइव करके देख लेते हैं। और ये रही हमारी क्लोन वेबसाइट। मजेदार है ना? लेकिन अब ये सर्वर सिर्फ आपके लोकल नेटवर्क में ही एक्सेसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि इसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर पाएं तो इसके लिए आपको ngrok जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। ये टूल आपके लोकल सर्वर को पब्लिक URL से जोड़ देता है जिससे आपका वेब सर्वर ग्लोबल एक्सेस के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए टर्मेक्स में ngrok सेटअप करते हैं। सबसे पहले जैसा हमेशा करते हैं, सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कर लेते हैं। हाँ, हो गया। अब हम मैनुअल तरीके से भी ngrok इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ। गिटहब पर एक रिपोजिटरी है जो हमारे लिए यह प्रोसेस ऑटोमेट कर देगी। लेकिन उससे पहले गिट इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर पहले से इंस्टॉल है तो बढ़िया है, नहीं है तो जल्दी से कर लेते हैं pkg install git। तो अब चलिए हम गिट रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं। इसके लिए टाइप करें git clone and repo link। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे यूज कर सकते हैं। हमारा रिपो क्लोन हो चुका है। चलिए ls करके देख लेते हैं। ये रही इसकी डायरेक्टरी। अब हम इस फोल्डर में मूव करेंगे cd का यूज करके। यहाँ पे एक install.sh नाम की फाइल है, हमें बस इसे रन करना है। तो इसे रन कर लेते हैं bash install.sh। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारा मकसद है आपको हर टेक्निकल टॉपिक को आसान और मजेदार बनाना। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हमारा ngrok इंस्टॉल हो गया, लेकिन इसे यूज करने से पहले इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। इसके लिए ngrok की वेबसाइट पर चलते हैं।
मैंने पहले ही अपने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं इसमें लॉगिन करूंगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप एक अकाउंट बना लें और फिर उसमें लॉगिन करें। यहाँ आपको आपका ऑथेंटिकेशन टोकन मिल जाएगा, साथ ही इसे सेट करने का पूरा कमांड भी मिल जाएगा। तो हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और इसे हम अपने टर्मिनल में पेस्ट करके रन करते हैं और बस हमारा ngrok कॉन्फ़िगर हो गया। तो इतना आसान है ngrok को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना। अब बारी आती है ngrok को इस्तेमाल करने की। तो चलिए ngrok की मदद से हम एक HTTP टनलिंग शुरू करते हैं पोर्ट 80 पे। इसके लिए कमांड है ngrok http 80 और देखिए हमारी टनलिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमें एक पब्लिक URL मिल गया है। चलिए अब इस URL को हम एक ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। ओह, वार्निंग दिख रही है और यही है ngrok की पहली लिमिटेशन। ngrok के फ्री प्लान के साथ जब भी आप इस पब्लिक URL को एक्सेस करेंगे तो आपको एक वार्निंग दिखेगी। अगर आप इस वार्निंग पेज को हटाना चाहते हैं तो फिर आपको ngrok का अपग्रेडेड प्लान लेना होगा। हम इस वार्निंग को स्किप करते हैं और URL को एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अभी भी एक एरर पेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पोर्ट पे अपने सिस्टम पे कोई सर्वर स्टार्ट नहीं किया है। तो चलिए हम अपने सिस्टम पे वेब सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमारी डिवाइस रूटेड नहीं है तो हम लोअर पोर्ट्स को यूज नहीं कर सकते। तो हम अपना सर्वर पोर्ट 80 पे नहीं स्टार्ट करके पोर्ट 80 पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पाइथन का इस्तेमाल करके एक सिंपल वेब सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। Python 3-m http.server 8080। अगर आप पाइथन सर्वर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमने पहले उस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम वापस अपने ngrok टर्मिनल पर आ जाते हैं। इस करंट सेशन को जो पोर्ट 80 पे टनलिंग कर रहा है इसको हम बंद कर देते हैं Ctrl+C की मदद से और फिर से इसे पोर्ट 8080 पे शुरू करते हैं। और देखिए हमें एक दूसरा पब्लिक URL मिल चुका है और ये हमारे ngrok की दूसरी लिमिटेशन है। जब भी हम इसको रीस्टार्ट करेंगे हमें एक नया पब्लिक URL मिलेगा। कोई बात नहीं, चलिए हम इस URL को अपने ब्राउजर में खोलते हैं और देखिए अब हमें हमारे वेब सर्वर की डायरेक्टरी लिस्टिंग मिल गई है। यानी हमने अब अपने लोकल सिस्टम को इंटरनेट पे एक्सपोज कर दिया है और इस URL के साथ दुनिया के किसी भी कोने से हम अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया, यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। सबसे पहले ये पब्लिक URL हर बार बदल जाता है जब भी हम ngrok को रिस्टार्ट करते हैं और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इस URL में आपका पब्लिक IP एड्रेस एक्सपोज होता है। लेकिन घबराइए नहीं, हम इसे फिक्स कर सकते हैं। इसे फिक्स करने के लिए हम वापस ngrok की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ हम डोमेन ऑप्शंस में आएंगे और एक नया डोमेन क्रिएट करेंगे। यहाँ से हमें एक फिक्स डोमेन नेम मिल जाएगा और साथ ही इस टनल को स्टार्ट करने के लिए हमें पूरा कमांड भी मिल जाएगा। तो चलिए इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और वापस चल के अपने टर्मिनल पे इसे रन करते हैं। और देखिए हमारा टनल स्टार्ट हो चुका है और अब अगर हम इस डोमेन नेम को किसी भी ब्राउजर से एक्सेस करते हैं तो हम अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। ये हर बार बदलेगा भी नहीं और ये हमारी पब्लिक IP को एक्सपोज भी नहीं कर रहा। तो अब हम एक ज्यादा रिलायबल सिचुएशन में आ चुके हैं। अब बारी है रिवर्सल डेमो की। सामान्यतया सॉकेट कनेक्शंस के लिए हम TCP कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ ngrok की एक लिमिटेशन है। अगर हम ngrok के साथ TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, देन वी हैव टू प्रोवाइड एटलीस्ट आवर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। तो मैं यहाँ TCP रिवर्सल यूज नहीं करूंगा, बल्कि एक एडवांस्ड HTTPS शेल सेटअप करूंगा। इसका फायदा यह है कि यह फायरवॉल को भी बाईपास कर सकता है और इंक्रिप्टेड कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। इसके लिए मैंने यह सेटअप अपना तैयार कर रखा है। ये 4 फाइलें हैं। app.py हमारा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, client-advanced.py ये हमारा क्लाइंट साइड का कोड है, आप कह सकते हैं कि ये हमारा पेलोड है, और index.html और client.html ये वेब कंट्रोलर का इंटरफेस रेंडर करने के लिए। मैं इसी सेटअप का इस्तेमाल करके एक HTTPS रिवर्सल कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपने टारगेट सिस्टम का फुल एक्सेस ले सकता हूं, वो भी दुनिया के किसी भी कोने से। तो चलिए हम अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब जब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, बारी है इस सर्वर को ngrok की मदद से इंटरनेट पे एक्सपोज करने की। तो अपना ngrok स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा ngrok भी स्टार्ट हो चुका है। अब अपने पेलोड को हम अपने विक्टिम मशीन पे एक्सिक्यूट करते हैं। हमारा क्लाइंट कोड एक्सिक्यूट हो चुका है, इसका कनेक्शन सर्वर के साथ एस्टेब्लिश भी हो चुका है। तो अब हम अपने कंट्रोलर को एक तीसरी डिवाइस में खोलते हैं जहां से हम इसे कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे मेरा कंट्रोलर का वेब इंटरफेस स्टार्ट हो चुका है। आप यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि यह वीडियो और इसके सारे रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही हैं। इसका कोई भी अनएथिकल यूज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यहाँ से मैं कमांड्स रन कर सकता हूँ।
तो चलिए सबसे पहले who am I कमांड रन करके देखते हैं और ये आउटपुट मिल चुका है। if config रन करके देखते हैं और ये हमें इसका भी आउटपुट मिल चुका है। चलिए आपको एक मजेदार कमांड में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। इन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हमें इस बटन को क्लिक करना होगा। देखिए स्क्रीनशॉट का लिंक आ गया है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं, इसे देखता हूं और देखिए हमारे विक्टिम के स्क्रीनशॉट आ चुका है। अगर आप इन कोड्स में इंटरेस्टेड हैं तो हेसिटेट न करें, मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इन कोड्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ पेलोड डिलीवरी ही नहीं, टारगेट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है और यही आता है एनमैप। एथिकल हैकिंग में सिस्टम्स की रिकॉन के लिए यूज किया जाने वाला यह मोस्ट प्रिफर्ड टूल है। इससे आप पोर्ट्स स्कैन कर सकते हैं, डिवाइसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि वल्नरेबिलिटीज तक को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ वाईफाई नेटवर्क तक सीमित नहीं है। एनमैप किसी भी नेटवर्क, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस, को एनालाइज करने में सक्षम है। टर्मेक्स में एनमैप को इंस्टॉल करने के लिए कमांड है pkg install nmap। अब जब nmap इंस्टॉल हो चुका है, किसी भी टूल को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला स्टेप होना चाहिए उसका हेल्प मेन्यू चेक करना। यह कमांड आपको nmap के सभी अवेलेबल ऑप्शंस दिखाएगा। देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारे ऑप्शंस को ट्राई करें अपने एथिकल हैकिंग लैब में। यहाँ मैं आपको कुछ कॉमनली यूज्ड फ्लैग्स और उनके यूज केसेस जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। -SS TCP SYN स्कैन, यह सबसे फास्ट और कॉमनली यूज्ड स्कैन है जो केवल हाफ ओपन कनेक्शंस पर काम करता है। -ST TCP स्कैन, -SU UDP स्कैन, -SV, इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज और उनकी वर्जन्स कौन कौन से पोर्ट्स पर चल रही हैं। -O, यह फ्लैग टारगेट सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करने के लिए उपयोगी है। -P बाय डिफॉल्ट एनमैप टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना चाहते हैं तो आप -P फ्लैग का यूज कर सकते हैं। -A अग्रेसिव स्कैन, यह डिटेल्ड स्कैन करता है जिसमें OS डिटेक्शन, सर्विसेज और स्क्रिप्ट रिजल्ट्स सब शामिल होते हैं। -T 0 to 5, यह टाइमिंग टेम्पलेट्स हैं। यह स्कैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उपयोगी होता है। हायर द नंबर, फास्टर इज द स्कैन। तो चलिए एनमैप को प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यह मेरा टर्मिनल है और मैं एक नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। हमारा गोल है इस नेटवर्क का सिक्योरिटी असेसमेंट करना, लेकिन फिलहाल हमें नेटवर्क के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो हम शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहली चीज जो किसी भी एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी में होती है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि इस नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। चूंकि मैं ऑलरेडी इस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ तो शुरुआत अपनी ही मशीन से करते हैं। मैं if config कमांड का इस्तेमाल करके नेटवर्क के IP कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ हमें हमारा IP एड्रेस और साथ ही में नेटवर्क का सबनेट मास्क भी मिल गया। अब जब हमें सबनेट मास्क पता चल चुका है तो अगला कदम है इस नेटवर्क पर कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए हम nmap का इस्तेमाल करेंगे। यह कमांड पूरे सबनेट मास्क को स्कैन करेगा और बताएगा कि कौन कौन सी IP पे कौन कौन सी डिवाइसेस लाइव हैं। इसके आउटपुट को देख के हमें बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा नेटवर्क के बारे में और उस पे कनेक्टेड डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ हमें कनेक्टेड डिवाइसेस की लिस्ट मिल चुकी है। आप देख सकते हैं यह डिवाइस है मेटास्प्लॉइटेबल 2 जो हमारा टारगेट है और इसकी IP यह है। अब हम इस टारगेट को ओपन पोर्ट्स और वल्नरेबिलिटीज के लिए डिटेल में स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन पोर्ट्स की लिस्ट जानने के लिए एक बेसिक TCP स्कैन करेंगे। इसके लिए मैं nmap के -SS फ्लैग का इस्तेमाल करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट रिक्वायर्स रूट एक्सेस और हमारी डिवाइस रूटेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम -ST फ्लैग का यूज कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें ओपन पोर्ट्स की लिस्ट मिल चुकी है। अब अगला स्टेप होगा इन पोर्ट्स पे चल रही सर्विसेज को डिटेल में समझना। इसके लिए मैं -SV फ्लैग का यूज करूंगा। साथ ही मैं -P फ्लैग का यूज करके कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स यहाँ पे बता देता हूँ ताकि हमारा स्कैन सिर्फ उन पोर्ट्स पे ही रन हो। और देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है।
और हमें पता चल चुका है कि इन पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विसेज और एग्जैक्टली उनके कौन कौन से वर्जन्स रन कर रहे हैं। अमेजिंग है ना? अब अगला कदम होगा वल्नरेबिलिटीज स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके इन सर्विसेज की वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करना। इसके लिए nmap के स्क्रिप्ट फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे। हमारा स्कैन चल रहा है। ये स्कैन थोड़ा टाइम लेगा। आपको लग सकता है कि प्रोसेस स्टक हो गया है, बट ये बैकग्राउंड में चल रहा होगा। ऐसी सिचुएशन के लिए हम -v फ्लैग का यूज करते हैं। अगर हमने यहाँ पे -v फ्लैग का यूज किया होता तो बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो हमको स्क्रीन पे दिख रहे होते। तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हमारे स्कैन रिजल्ट्स आ चुके हैं। चलिए रिजल्ट्स को देखते हैं। हमारा पोर्ट 80 लाइकली वल्नरेबल है। देखिए वल्नरेबिलिटी का CVID भी दिया है, वल्नरेबिलिटी का डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है, इसका डिस्क्लोजर डेट दिया है और साथ ही में कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं जहां से हम इस वल्नरेबिलिटी के बारे में और डिटेल्स इकट्ठा कर सकते हैं। आगे देखते हैं और इसमें क्या है। और पोर्ट्स के बारे में हमें कोई डिटेल नहीं मिला है, तो चलिए एक बार फिर से हम पोर्ट 22 पे SSH स्पेसिफिक स्क्रिप्ट चला के उसका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स के लिए ब्रूट फोर्स अटैक चल रहा है। स्कैन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ हमें SSH के बारे में काफी सारी जानकारी मिली है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमें एक वैलिड अकाउंट भी मिला है ब्रूट फोर्स अटैक से। यूजर नेम यूजर, पासवर्ड यूजर, इसका इस्तेमाल करके हम लॉग इन कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये भी मालूम चल चुका है कि यहाँ पे SSH कनेक्शन जो है वो पासवर्ड कनेक्शन सपोर्ट करता है, तो हम इस यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इस सिस्टम में SSH लॉग इन कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि nmap की मदद से हम सिस्टम्स और नेटवर्क्स की पूरी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो न सिर्फ रिकॉग्निशंस बल्कि एक्सप्लॉइटेशन और पेलोड डिलीवरी के लिए भी जाना जाता है, MSF कंसोल। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि MSF कंसोल क्या है। ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का सबसे पावरफुल टूल है जिसे एथिकल हैकर्स और पेन टेस्टर्स वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने और सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कमांड लाइन टूल है, यानी आप इसे टर्मिक्स पे रन कर सकते हैं। अब हम टर्मिक्स में MSF कंसोल इंस्टॉल करेंगे। हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को गिट क्लोन के जरिए डाउनलोड करेंगे। रिपो क्लोन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। तब तक आप एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा रिपो क्लोन हो चुका है, तो चलिए हम इसकी डायरेक्टरी में चलते हैं। ls करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे MSF कंसोल की बाइनरी हमको दिख रही है। हम इसे एक्सिक्यूट करते हैं। अरे ये क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे सेंचुरी के करीब पहुंचकर आउट हो गए। असल में ये वही एरर है जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था। यहीं पे सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो चलिए इसे कॉपी करके रन करते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और कितने सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओह नो, एक और एरर, कुड नॉट इंस्टॉल नोकोगिरी 1.16.7। इसके बाद मैंने कई सारे स्टेप्स ट्राई किए बट नो लक। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि नोकोगिरी का एक अपडेटेड वर्जन 1.18.0 इंस्टॉल किया और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस को वापस से स्टार्ट की और MSF कंसोल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको भी ऐसे एरर्स आए तो ये सॉल्यूशन आपके लिए भी काम करेगा। अगर आपको कोई और एरर आए या प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं खुशी खुशी आपकी मदद करूंगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल डेमो की। मैंने मेटास्प्लॉइटेबल 2 को विक्टिम मशीन के तौर पर चुना है। ये एक इंटेंशनली वल्नरेबल सिस्टम है जिसे एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि टारगेट मशीन पर कौन कौन सी सर्विसेज और उनके वर्जन चल रहे हैं। इसके लिए हम nmap टूल का इस्तेमाल करेंगे। nmap एक पावरफुल नेटवर्क स्कैनर है जो नेटवर्क की डिटेल्स निकालने में मदद करता है। इसे यूज करने का डिटेल्ड प्रोसेस मैं फ्यूचर में एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल हम इसे सर्विस स्कैन करने के लिए क्विकली यूज करेंगे। लेकिन ध्यान दें, यह डेमो सिर्फ एजुकेशनल और एथिकल पर्पसेस के लिए है। अनऑथराइज्ड सिस्टम्स को टारगेट करना इलीगल है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा आप एथिकल हैकिंग की बाउंड्रीज के अंदर ही रहें।
सबसे पहले हम nmap कमांड का इस्तेमाल करके टारगेट मशीन को स्कैन करेंगे। यहाँ हमें टारगेट मशीन की IP चाहिए जो हम nmap की मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ समय बचाने के लिए मैं सीधे टारगेट मशीन से इसकी IP को if config की मदद से निकाल लेता हूँ। ये रही हमारी टारगेट मशीन की IP। तो अब जब हमें IP मिल गया है तो चलिए इसे हम nmap की मदद से स्कैन करते हैं। यहाँ 192.168.31.19 हमारे टारगेट मशीन का IP एड्रेस है। इसे आप अपने सेटअप के हिसाब से बदल सकते हैं। इस कमांड में -SV फ्लैग का इस्तेमाल सर्विसेज और उनके वर्जन्स डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। हमारे पास स्कैन रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पोर्ट 21 पे PSFTPD 2.3.4 सर्विस रन कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैकर्स को कैसे पता चलता है कि यह वर्जन वल्नरेबल है कि नहीं। असल में सिक्योरिटी रिसर्चर्स और हैकर्स को वल्नरेबल वर्जन्स की जानकारी एक्सप्लॉइट डेटाबेसेस जैसे कि एक्सप्लॉइट DB से मिलती है। ये एक सेंट्रलाइज्ड आर्काइव है जहां वल्नरेबिलिटीज और उनके एक्सप्लॉइट्स डॉक्यूमेंटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सप्लॉइट डेटाबेस पर VSFTPD सर्च करें तो यह पता चलता है कि इस वर्जन में एक बैकडोर वल्नरेबिलिटी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अगर हैकर्स को यह वर्जन मिलता है तो एक्सप्लॉइट करने के लिए उनके पास पहले से ही डॉक्यूमेंटेड स्टेप्स होते हैं। अब हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की मदद से इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सबसे पहले MSF कंसोल लॉन्च करते हैं। MSF कंसोल एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है, ये लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो MSF कंसोल इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम सर्च कमांड की मदद से VSFTPD के लिए एक एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं। तो सर्च रिजल्ट्स आ चुके हैं। यहाँ हमें एक एक्सप्लॉइट मिला है जो स्पेसिफिकली इस वल्नरेबिलिटी को टारगेट करता है। यूज कमांड की मदद से हम इसे अपने फ्रेमवर्क में लोड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा एक्सप्लॉइट लोड हो चुका है और यहाँ पर डिफॉल्ट पेलोड भी सेट हो गया है। अब हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले शो ऑप्शंस कमांड का यूज करके अवेलेबल ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस में हमें rhost और rport सेट करना होगा। rport डिफॉल्ट FTP पोर्ट 21 पर सेट है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अब हम टारगेट IP को rhost में सेट कर देते हैं। कोई भी ऑप्शन सेट करने के लिए हम सेट कमांड का यूज करते हैं। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट है। तो चलिए अब एक्सप्लॉइट को रन करते हैं। तो हमारा एक्सप्लॉइट रन होना शुरू हो गया है और बूम, वी गॉट सेल एक्सेस ऑफ टारगेट। अब हमारे पास एक इंटरैक्टिव शेल है और वो भी रूट एक्सेस के साथ। अब मैं यहाँ कुछ रैंडमली कमांड्स एक्सिक्यूट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये सारे कमांड्स हमारे टारगेट मशीन पे एक्सिक्यूट हो रहे हैं। फाइनली मैं रिबूट कमांड रन करता हूं और देखता हूं कि कौन सी मशीन रिबूट होती है। और देखिए यहां पे हमारा टारगेट मशीन रिबूट होना शुरू हो गया है। तो इन शॉर्ट हमारे पास टारगेट मशीन का फुल कंट्रोल है। हम चाहे जो कमांड उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह अटैक क्यों काम करता है। असल में VSFTPD 2.3.4 में एक बैकडोर वल्नरेबिलिटी है। जब स्पेशली क्राफ्टेड FTP यूजर नेम यूज किया जाता है तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और अनऑथराइज्ड सेल एक्सेस मिल जाता है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ने इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके हमें यह एक्सेस दिया। देखा दोस्तों, एथिकल हैकिंग कितना मजेदार और चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें इसे एजुकेशनल और एथिकल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस इलीगल है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको यह डेमो वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एडवांस टेक्निक्स और टूल्स को एक्सप्लोर करते हुए। देखा